नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। ये फैसले जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों की तबादला नीति में बदलाव एक अहम फैसला रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रेच्युटी के भुगतान नियमों में भी बदलाव हुआ है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा और ना ही कोई नॉमिनी बनाया है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकेगा जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले ऐसे व्यक्ति की ग्रेच्युटी का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था। सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग्रेच्युटी को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी यदि अपने पीछे कोई वारिस या नॉमिनी नहीं छोड़ जाता है तो उसका पैसा सरकार के पास चला जाता था। अब अगर कोई उत्तराधिकारी होने का दावा करता है तो उसे सक्षम न्यायालय से आदेश या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाना होगा, तो ग्रेच्युटी का पैसा जो है वो दे दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों की संख्या में लावारिस धनराशि को उनका वारिस मिल जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसलों पर असहमति जताते हुए चारों अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 4 मामलों पर सुनवाई होगी। इनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग 7-11 शामिल है और साथ ही साथ इसके अलावा रिकॉल प्रार्थना पत्र पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। रिकॉल प्रार्थना पत्र प्रकरण पर हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को इस मामले के सभी 18 वादों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था। वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष में फैसला आया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने वादों को एक साथ सुनने के आदेश के खिलाफ दाखिल किए गए रिकॉल आवेदन पर सुनवाई करने की प्रार्थना की थी। 23 अक्टूबर को अदालत ने मुस्लिम पक्ष के रिकॉल आवेदन को खारिज कर दिया था। इस पर मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब इन चारों याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई होगी। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को अभ्यर्थियों ने चुनावी मुलाकात बताया है, क्योंकि यह मामला प्रदेश सरकार का है। इसमें प्रधानमंत्री की कोई भूमिका ही नहीं है। प्रदेश सरकार चाहे तो इस मामले का तत्काल समाधान कर सकती है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बयान जारी कर कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू कराने में कोई विसंगति को दूर करने का मामला विधानसभा उपचुनाव से पहले निकालने की बात बेमानी है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी समाज के कई नेता प्रधानमंत्री से मिले थे और हल निकाले जाने का आश्वासन दिया था, किंतु आज तक हल नहीं निकल पाया है। यही कारण है कि हमें इस बार भी यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को न्याय देना ही चाहते थे तो हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला आने पर क्यों नहीं दिए। उस समय प्रदेश सरकार और विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यूपी में उपचुनाव आया तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी याद आने लगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां दबंगों का आतंक देखने को मिला और दबंगों में पुलिस का खौफ भी नहीं दिखा। आपको बता दें कि दिन दहाड़े भरे बाजार दबंग की गुंडई सामने आई है। दबंगों ने अधिवक्ता के साथ उनके परिवार को जमकर पीटा। अधिवक्ता ने कहा कि दबंगों ने शटर काटकर अधिवक्ता की दुकान पर कब्जा करने का प्रयास किया और पीड़ित अधिवक्ता पत्नी समेत परिजनों के साथ करीब 1 घंटे तक थाने में बैठा रहा। ये मामला थाना कमालगंज थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है।
खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां देर रात करंट लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हाई टेंशन लाइन से गन्ने से लदा ट्राला टकराया और आपको बता दें कि जिसके बाद हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग में झुलसने पर मालिक और चालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मामला शाहपुर थाने के पास का बताया जा रहा है। वहीं तस्वीरें आपको मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर करंट लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि इन दोनों की जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि आग इतनी भयानक लगी थी कि उसको बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर जालौन के उरई जालौन हाईवे पर बने महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम का पूरा मामला है, जहां पर महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में भीषण आग लग गई, जिससे हादसे में करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि और वहीं महिंद्रा ट्रैक्टर के नीचे बना टीवीएस मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। वहीं जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारी पहुंचे और आपको बता दें कि एजेंसी मालिक के अनुसार शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। तस्वीरें आपको जालौन से दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रैक्टर एजेंसी में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि जैसे ही आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली, अग्निशमन विभाग जो है मौके पर पहुंचा। दमकल की कई गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग को बुझाया जा सका। वहीं तस्वीरें आपको साफ तौर पर जालौन से दिखा रहे हैं, जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आग जो लगी थी वो कितनी भयानक थी। और साथ ही साथ आपको अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और पुलिस फोर्स भी यहाँ पर लगातार तैनात नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि ये एक ट्रैक्टर एजेंसी थी जिसमें भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद हालात जो थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। उसके बाद तुरंत दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कई करोड़ों का माल जो है वो जलकर खाक हो गया है। खबर बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कुरैना कोठरा से है, जहां पर जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने लगे और वहीं देखते ही देखते लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया गया। वहीं इस मारपीट में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एक पक्ष की तहरीर पर दूसरे पक्ष के 12 नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और उसी वीडियो को हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मारपीट है वो 2 पक्षों के बीच में हुई। आपको बता दें कि जमीन के विवाद को लेकर ये 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और मारपीट की सीधी तस्वीरें आपको बुलंदशहर से दिखा रहे हैं, जहां पर मारपीट के चलते जो है दबंगों का कहर वो है देखने को मिला। संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली पर्व पर विवादित जमीन पर दीपक रखने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दरअसल उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला कजरीगढ़ गांव में यादव और ब्राह्मण समाज आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में धारदार हथियार से हमला हुआ। ब्राह्मण पक्ष से आपको बता दें कि 6 लोग लहूलुहान हो गए थे, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को ब्राह्मण पक्ष के 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। परिजन शव रखकर अपनी मांगों पर अड़े रहे और डीएम प्रयागराज रविंद्र के आश्वासन के बाद आपको बता दें कि परिजन शव का अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।
ग्राम आरा कला में हम लोग हैं और मैं और एडिशनल सीपी साहब भी यहाँ पर हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी साहब, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग हैं। एक घटना यहाँ पे कल एक परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष हैं दोनों पड़ोसी हैं। दिवाली का दिया रखने को लेकर वो लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल थे और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और उसमें जिला प्रशासन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे। और जो आपसी विवाद है, जो लगभग 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के त्वरित रूप से एक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। ग्राम आरा कला में हम लोग हैं और मैं और एडिशनल मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके के लाकड़ी गांव में स्कूल जा रहे टीचर को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि गोली लगने से टीचर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस घटना का सीसीटीवी वीडियो कैद हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। सबाबुल नाम का टीचर पास के ही श्री साईं स्कूल में पढ़ाता था। आपको बता दें कि पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस को डायल 112 की सूचना पर एक अज्ञात व्यक्ति को चाकू मारने के मामले में आपको बता दें कि फोन आया। आपको बता दें कि इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा घटना के अनावरण के लिए टीम गठित की गई। इसके बाद तीव्रता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए चंद घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई। आसपास में रह रहे लोगों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि दीपक वह प्रिंस उर्फ गोविंद द्वारा हत्या की घटना का कार्य जो है वो किया गया है। इसके बाद तत्काल प्रभाव से थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कार्य करने वाले दोनों अभियुक्त को दीपक प्रिंस कुमार उर्फ गोविंद को गिरफ्तार किया गया, जो कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। पुलिस पूछताछ में बताया गया है कि प्रिंस उर्फ गोविंदा की जो पत्नी थी वो पिछले 2 वर्षों से मृत विवेक से उसके अवैध संबंध थे, जिस कारण प्रिंस उर्फ गोविंद ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा था, जिसकी वजह से प्रिंस उर्फ गोविंद विवेक से बदला लेने की तलाश में था। देखिए, कल रात लगभग 9 बजे थाना इंदिरापुरम को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि कनावनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत झुग्गियों के पास एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंचती है और व्यक्ति को अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां पे अस्पताल में उसे ब्रॉड डेड घोषित किया जाता है। इसके उपरांत चश्मदीद गवाहों के आधार पर हम लोगों को 2 नाम प्रकाश में आते हैं, जिनमें से एक नाम था प्रिंस उर्फ गोविंद, जो कि मूल रूप से छपरा बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा में रह रहा है, और उसके साथ साथ उसका साथी दीपक पुत्र सुरेश सिंह, जो कि सीवान बिहार का मूल रूप से निवासी है और वर्तमान में कनावनी झुग्गियों में ही रहता है। पूरी घटना इस प्रकार सामने आई कि इनका मृतक परिचित था, जिसका नाम विवेक है, जो कि खुद मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में दिल्ली में गोविंदपुरी में निवास करता है। पेशे से ये पेंटर था मृतक, और मारने वाला भी पेंटर था, और दूसरा व्यक्ति दीपक दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। इन लोगों के द्वारा कल जब शराब के ठेके के पीछे शराब पी जा रही थी आपस में दीपक और गोविंद के द्वारा, तो वहां पर विवेक आ गया। चूंकि विवेक का गोविंद की पत्नी से जो पूछताछ में सामने आया कि लगभग 2 साल से अवैध संबंध थे, जिसको लेके गोविंद काफी नाराज रहता था इससे, और कल वहां पे विवेक के आ जाने के उपरांत इन लोगों के मध्य में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके उपरांत गोविंद ने चाकू से मृतक के ऊपर वार किया, जिसके उपरांत जो हमारा मृतक था विवेक, उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। देखिए, कल रात लगभग
उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली से सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। बाद में दिशा की बैठक में शामिल हुए और आपको बता दें कि मंदिर में दर्शन के बाद राहुल गांधी बचत भवन पहुंचे और जहां दिशा की बैठक होनी है, इस बैठक में अदिति सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। रायबरेली पहुंचने के बाद सांसद राहुल गांधी ने चुरुवा हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के चुरुवा हनुमान मंदिर में पवन पुत्र श्री हनुमान की पूजा अर्चना कर देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इसके अलावा राहुल गांधी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भी दिखे। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को बड़े अंतर से हराया था। राहुल के रायबरेली दौरे पर अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली से दिशा की बैठक में भाग लेने के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी नगरपालिका की ओर से डिग्री कॉलेज चौराहे के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं अगली खबर आपको एटा से बता रहे हैं। आपको बता दें कि एटा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक अपराध ने पुलिस लाइन स्थित शस्त्रा नागर वर्दी स्टोर, चिकित्सालय, परिवहन शाखा, क्वार्टर गार्ड, बैरिको, पुलिस कैंटीन, भोजनालय और साथ ही साथ आपको बता दें कि बार और शॉप आदि का निरीक्षण करने को संबंधित को लेकर दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। पुलिस लाइन में निरीक्षण के दौरान कुछ जगह खामियां मिलने पर प्रतिसार निरीक्षक को उनके शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित भी किया गया है। आपको बता दें कि भोजनालय आदि में बेहतर साफ सफाई मिलने पर संबंधित कर्मियों की एएसपी क्राइम ने मौके पर ही सराहना भी की और साथ ही साथ डायल 112 के कर्मचारीगण, क्यूआरटी तथा प्रतिसार निरीक्षक श्री किशन लाल गौतम व अन्य पुलिसकर्मी जो हैं वो वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एटा से, जहां पर अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन की व्यवस्था को अच्छे तरीके से परखा और तमाम दिशा निर्देश भी दिए। कौशाम्बी जिले में प्रधान के बेटे की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। रात में घर वापस नहीं आने पर बेटे को खोजने निकले परिजनों को सुबह में कुएं में शव पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि शव कुएं में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। हत्या के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। करारी थाना क्षेत्र के नेवारी गांव की प्रधान ननकी देवी का 22 वर्षीय पुत्र अजय कुमार बीती रात खाना पीना खाकर घर से बाहर निकला तो वापस नहीं लौटा। परिजन सुबह उसकी खोजबीन में निकले तो एक गांव के बाहर कुएं में उसकी रक्त रंजिश लाश मिली। आपको बता दें कि शव को देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसकी पहले धारदार हथियार से वार किया गया उस पर और कहीं दूसरी जगह उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने की नीयत से सुनसान इलाके में पड़ने वाले कुएं में फेंक दिया गया। शव का पता किसी को ना चल सके इसके लिए बदमाशों ने ऊपर से कुएं में कंबल फेंक दिया था और कुएं के बाहर शराब की बोतल और पुआल पड़ा हुआ मिला था। आशंका के चलते परिजनों ने कुएं में पड़ा पुआल हटाकर देखा तो बेटे का शव दिखाई दिया। इसके बाद हत्या की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या करने के पीछे क्या कारण था अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। शरीर पर नीचे का अंतिम वस्त्र भी नहीं था, इसलिए आशंका लगाई जा रही थी कि रंजिश के चलते ये जो पूरा हत्याकांड है इसको अंजाम दिया गया। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अब घटना की पूरी जांच में जो है पुलिस जुटी हुई है और तमाम जानकारियां जो है पुलिस लगातार लेती हुई नजर आ रही है। आज सुबह जो है एक सूचना मिली कि करारी थाना क्षेत्र में गांव नेवारी पड़ता है, जहां एक मृत लड़के की बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर के
उसे पीएम के लिए भेज दिया गया है मोर्चरी। पूछताछ की जा रही है। परिवारीजन द्वारा कुछ नाम लिए जा रहे हैं जिन पर हमने हत्या के खुलासा के लिए 2 टीमें गठित कर प्रेषित कर दिया। तत्काल लग गई है। जो भी दोषी हैं उनको जल्द ही हम लोग जेल भेजेंगे। सर, हत्या दूसरी जगह हुई, लाश दूसरी जगह फेंका गया और कपड़े उतरे हैं, ऐसा में क्या लग रहा है, कहीं आसनाई जैसी ऐसी कोई घटना? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक हम दोषी को पकड़ नहीं लें तब तक हमें कुछ कहना ठीक नहीं होगा। जो घटना स्थल बता रहे हैं वहाँ पर कुछ शराब की छोटी छोटी बोतलें भी पाई गई हैं, इससे क्या? वो जब तक हम लोग पकड़ेंगे नहीं, पूछताछ होगी नहीं। कुछ और एक लोग जो गांव के हैं, सम्मानित जन हैं, उनको बुलाया गया है पुरानी चीज़ें पता करने के लिए। थाने पे वो लोग गए हुए हैं। हम लोग जल्दी ही पूछताछ कर घटना खुलासा करेंगे। ये आज सुबह जो है एक सूचना मिली कि करारी थाना क्षेत्र में गाँव नेवारी पड़ता है, जहाँ उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिना अनुमति के पीडीए प्रत्याशी सुम्बुल राणा के समर्थन में हो रही जनसभा पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 32 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। दरअसल रामराज थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव में सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा के ससुर व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के कद्दावर नेता कादिर राणा ने अपने समर्थकों को आपको बता दें कि अपने समर्थकों के साथ इकट्ठा होकर गांव में एक जनसभा का आयोजन किया था, जिसकी प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिस पर रामराज थाना पुलिस ने सपा प्रत्याशी के ससुर कादिर राणा सहित 12 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद दर्ज की है और 20 व्यक्तियों के खिलाफ अज्ञात में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। कल शाम थाना रामराज पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम चूहा पर फरीदपुर में बिना अनुमति के एक जनसभा आयोजित की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल जो संबंधित हल्का इंचार्ज माई फोर्स के मौके पर पहुंचे, उन्होंने इस प्रकार से एक गाड़ियों का और भीड़ का जमावड़ा और एक बगैर अनुमति जो एक जनसभा हो रही थी उसको होना पाया गया। इस संबंध में थाना रामराज पर सुसंगत धाराओं में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए और जो धारा 163 BNSS लागू है उसके उल्लंघन के लिए सुसंगत धाराओं में थाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।